वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमी कान इंडिया 2022 का किया इफ्तिताह। कहा, दुनिया में सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को तरजीह दिलाना है सबका मजमूई मकसद। इस समत में काम करना होगा हाईटेक, हाई क्वालिटी और आला मेयार के उसूल के साथ। मगरबी बंगाल में मुसलसल जारी तशद्दुद के खिलाफ वकीलों के 10 रुकनी नुमाइंदा वफ़द ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। रियासत में अबतर होते कानूनी नज़्म व नस्क के सबब सदर राज नाफिज करने का किया मुतालबा। आइंदा 2 मई को जारी होगा LIC का IPO। सरमायाकुशी के सेक्रेटरी ने जाहिर की हौसला अफजाई की खरीद की उम्मीद। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक IPO होगा LIC का स्टॉक। चीन में कोरोना से मजीद ख़राब हुए हालात। शंघाई के बाद अब राजधानी बीजिंग में भी लॉकडाउन की तरफ। सभी स्कूल किए गए बंद, सख्त पाबंदियां नाफिज। शंघाई में सख्त पाबंदियों के बावजूद काबू में नहीं आ रहा इन्फेक्शन। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के दौरे के दौरान कीव में धमाका। अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद मदद देने का किया वादा। बल्गारिया के मुजाहिरीन ने की सरकार से मुल्क को फौजी मदद मुहैया कराने की अपील। आज है माह रमज़ान का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा। मसाजिद में बड़ी तादाद में लोगों ने अदा की नमाज जुमातुल विदा। माह रमज़ान के अब कुछ ही रोज़ हैं बाकी। नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गुजरात के सूरत में सरदार धाम के ज़रिए मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद मिशन 2026 के तहत किया गया है ताकि सरदार धाम पाटीदार बिरादरी की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ किया जा सके। ये सरबराह इजलास हर 2 साल बाद मुनक़िद होता है। इस बार कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू खुद कफ़ील कम्युनिटी से खुद कफ़ील गुजरात और भारत है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मुल्क में कारोबार और इंटरप्राइजेज़ के तई नया एतमाद पैदा करने की कोशिशें की गई हैं। बीते 8 सालों में देश में बिजनेस का, उद्यम का, क्रिएटिविटी का एक नया विश्वास जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी नीतियां, अपने एक्शन के माध्यम से सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश में ऐसा माहौल बने कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी एंटरप्रेन्योर बने, उसके सपने देखे, वो एंटरप्रेन्योरशिप पर गर्व करे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको नए भारत की नई संस्कृति बनाने के लिए मैं समझता हूं काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमें सनत और तिजारत के मैदान में नए इम्कानात पैदा कर रही है। मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। स्टार्टअप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंट में भी आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख रहा है, जिसको कभी रास्ता नहीं दिखता था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वबा के चैलेंज के बावजूद मुल्क में MSME शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। कोरोना काल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद
देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए की मदद देकर एमएसएमई से जुड़े करोड़ों रोजगार बचाए गए और आज ये सेक्टर नए रोजगार का तेजी से निर्माण कर रहा है। यहां तक कि रेहड़ी ठेले जैसा बहुत छोटा व्यापार कारोबार करने वाला देशवासी भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। पहली बार उसको भी पीएम स्वनिधि योजना से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी मिली है। हाल ही में हमारी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में मुनक़िदा सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आगाज़ किया। इफ्तिताही इजलास में कई मरकज़ी वुज़रा, सेमी कंडक्टर सनत की अहम शख्सियात, सरमायाकार, इल्मी बिरादरी की मुमताज़ शख्सियात और कई ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए सरमायाकारी का एक पुरकशिश मकाम होने के 6 असबाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस कड़ी में हम 1.3 बिलियन भारतीयों को जोड़ने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। Six reasons for India being an attractive investment destination for semiconductor technologies. First, we are building the digital infrastructure to connect over 1.3 billion Indians. Second, we are paving the way for India to lead the next technology revolution. Third, India is headed for robust economic growth. We have the world's fastest growing startup ecosystem. Fourth, we have undertaken wide-ranging reforms for improving ease of doing business in India. Fifth, we are investing heavily in skilling and training young Indians for the needs of 21st century. And sixth, we have undertaken several measures toward transforming the Indian manufacturing sector. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को दुनिया में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक बड़े शराकतदार के तौर पर कायम करना हमारा इज्तिमाई मकसद है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें हाईटेक, हाई क्वालिटी और हाई रिलायबिलिटी की उसूल की बुनियाद पर इस समत में काम करना होगा। नमस्कार सेमिकॉन इंडिया। My colleagues from the Council of Ministers, leaders of the electronics and semiconductor industry, investors, academics, members of diplomatic corps, and friends. It gives me great pleasure today to welcome you all to the inaugural Semicon India conference. I am glad that such a conference is being held in India. After all, semiconductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगले 5 सालों में सेमीकंडक्टर सेक्टर में $10 बिलियन का हो जाएगा। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हम माहौलियात और तमाम ज़रूरी उसूलों की पैरवी करते हुए आगे बढ़ेंगे। Over the next 5 years, the electronics manufacturing sector
is expected to see record growth. We recently announced Semicon India program with a total outlay of over $10 billion. This program aims to provide financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing, and design ecosystem. We are aware that in order for a semiconductor ecosystem to flourish, it is necessary to ensure adequate support from the government. और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज से गुजरात के दौरे के दौरान आज अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। जेपी नड्डा ने गुजरात में बीजेपी लीडरों के साथ रियासती बीजेपी दफ्तर में मीटिंग की, जिसमें पार्टी के रियासती सरबराह और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने गुजरात सरकार की रियासत के अवाम की तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जा रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि रियासत की पार्टी तंजीम की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट के साथ साथ एक्सट्रीम पेंडेमिक कंडीशंस में भी इकोनॉमिक लीप लेने की आदत और ताकत और आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली उसको ट्रांसलेट करने के लिए धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीआर पाटिल के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में मुसलसल हो रहे तशद्दुद और अस्मत दरी के वाक़यात से मुतालिक वकीलों की तंजीम लॉयर्स फॉर जस्टिस आज दिल्ली में अमन मार्च का इनेकाद करेगी, जिसमें मुतासरा कुंबे के अरकान भी शामिल होंगे। इस दौरान वकीलों के नुमाइंदा वफ़द ने सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके उन्हें मेमोरेंडम सौंपा और मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज करने की मांग की। महामहिम जी हम लोग को 15 मिनट से ज़्यादा सुने, हम लोग सब अपना वक्तव्य रखे। एक ही विषय था, गंभीर विषय, जो बंगाल में कानून नाम का कुछ है नहीं, बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है और बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आज तक खून खराबे हो रहे हैं, बंगाल के बेटियों लोग, माओ लोग को रेप किया जा रहा है, पुलिस खड़ा होके इस क्राइम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू हो। ये हम लोग दिल्ली एनसीआर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हम लोग अधिवक्ता सब है, हम लोग का ये दावी था राष्ट्रपति जी के सामने। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में हर शोबे में तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि पीएम आवास योजना के ज़रिए सभी को घर मुहैया कराया जाए और हम इसे आंध्र प्रदेश में पहले से ही दस्तयाब करा रहे हैं। मुरुगन आंध्र प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और आज उन्होंने पार्टी के मकामी लीडरों के साथ मीटिंग में ये बात कही। मीटिंग में अमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत मुरलीधरन, राज्यसभा रुकन जीवीएल नरसिम्हा राव, रियासती बीजेपी सदर सोमवीर राजू और दीगर बीजेपी लीडरों ने भी हिस्सा लिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ इदारा जाती सरमायाकारों के लिए 2 मई को और आम लोगों के लिए 4 से 9 मई तक दस्तयाब होगा। सरमायाकारी और अवामी असासा जात के इंतज़ाम के महकमे के सेक्रेटरी तुहनकात पांडे ने बताया है कि एलआईसी का अब तक का ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा। आईपीओ की कुल कीमत 21,000 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि बाज़ार के हालात को देखते हुए ये सही हजम का आईपीओ है और हम सबसे बड़ी अवामी पेशकश की शक्ल में नुमाया खुर्दा शराकतदारी की तवक्को करते हैं। Listing of LIC is of course a part of long-term strategic vision of the government and will be high value enhancing for LIC in the long run. And the current IPO is of course the first step
of long-term value creation for LIC shareholders. As I said before, in Mumbai, this is a right-sized considering the capital market environment, and we expect significant retail participation in one of the most valuable corporations of India. Of course, we are all aware, even after the reduced size of about 21,000 crore, it is going to be the biggest initial public offer. We need the support of all concerned to make it successful. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के आईपीओ के तहत 22 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा शेयर्स 902 रुपये से 949 रुपये फी शेयर के हिसाब से फ़रोख्त होने जा रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपये फी शेयर की रियायत मिलेगी, जबकि कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और इदारा जाती सरमायाकार 45 रुपये फी शेयर की रियायत के हकदार होंगे। 17 मई को ये आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो जाएगा। और शुमाली भारत में गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के कई रियासतों में शदीद गर्मी जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में येलो अलर्ट वार्निंग जारी की है। आइंदा 3 से 4 रोज़ तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। दारुल हुकूमत दिल्ली में अप्रैल के महीने में अब तक 9 दिन लू की कैफियत देखी गई। इससे कबल 2010 में अप्रैल में 10 दिन लू चलने का रिकॉर्ड था। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गर्मी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग चेहरा ढककर और हाथों में दस्ताने पहनकर निकल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी लोगों को शदीद गर्मी और लू की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक पटना में इस साल मार्च के आखिर से ही गर्मी ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। और गुजरात के सूरत में बढ़ते दर्जे हरारत ने न सिर्फ सूरत के लोगों को बल्कि जानवरों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शदीद गर्मी की वजह से चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। सूरत के चिड़ियाघर में चरिंद परिंद को गर्मी से बचाने के लिए पानी के साथ साथ खुसूसी इलेक्ट्रॉल पाउडर भी मुहैया कराया जा रहा है। और सूरत के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। जानवरों को इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह भी मुहैया कराए गए हैं। और भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि 2 मई से लेकर 4 मई तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश हो सकती है। इस दौरान दर्जे हरारत 36 से 29 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सेकेंड में ऑनवर्ड जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पूरा आगे आ रहा है और उसके साथ साथ आंधी और थोड़ा रेन भी हो सकता है। 2 से 4 तक जो है राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश हो सकता है, आंधी भी हो सकता है। इसीलिए 2 to 4 जो है तापमान जो है 36 to 39 हो सकता है। तो दर्जा हरारत 36 से 39 डिग्री तक रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की रफ्तार मुल्क में एक बार फिर तेज़ होती जा रही है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 3,377 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2,496 लोगों ने कोरोना वबा को शिकस्त दी है। मुल्क में हफ्तावार पॉजिटिविटी शरह 0.63% दर्ज की गई है, जबकि यौमिया पॉजिटिविटी शरह 0.71% है। वहीं मुल्क में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद 17,801 है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ रफ्तार से जारी है। मुल्क में मुल्कगिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत कोरोना टीकों की 188 करोड़ 65 लाख से ज़ायद खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,80,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रमज़ान के आखिरी जुमे यानी जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई। राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद के साथ साथ हैदराबाद, लखनऊ और जयपुर में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जुमतुल विदा अदा की। और नाज़रीन, अब बात खेलो इंडिया की करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी
गेम्स के 7वें दिन आज कबड्डी के मुकाबले शुरू हुए हैं, जहां पहले मुकाबले में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भवानी ने VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को 27-45 से शिकस्त दे दी। इसके साथ ही पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल योग के खेल ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जो कि काफ़ी अनोखा रहा। वैसे आज 7वें दिन 10 गोल्ड के लिए जद्दोजहद की तस्वीर सामने होगी, जहां 6 जूडो में और 4 निशानेबाजी में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले बार मन की बात प्रोग्राम में डिजिटल अदायगी की मुतअद्दिद मिसालें पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को पूरा एक दिन बग़ैर कैश के गुजारने का तजुर्बा करने को कहा था। नौजवानों को कितना पसंद आ रहा है डिजिटल अदायगी का तरीक़ा और डिजिटल अदायगी से मुताल्लिक़ क्या सोचते हैं स्ट्रीट वेंडर, इस पर दिल्ली में जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा। है ना ये दिलचस्प संकल्प। दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। यूपीआई QR कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी अब यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। सागरिका, प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें। जरूर करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में डिजिटल अदायगी के बारे में बात की। नौजवान डिजिटल अदायगी के इस वसीले को किस तरह से देखते हैं, हमने इन्हीं से मालूम किया। ज़्यादातर कैशलेस ही यूज़ करना चाहिए, पैसे खोने का डर नहीं होता, काफ़ी एडवांटेज है। और आपको हर स्टॉल पे दिख जाएंगे पेटीएम स्कैनर वगैरह, तो फ़ोन हर सबके पास फ़ोन भी है और ज़्यादातर सब डिजिटली प्रमोट हो रहा है। मैं ज़्यादातर कैशलेस ही बिताता हूँ। आप जैसे PM जी ने मन की बात में अपने में कहा कि कैशलेस बिता के देखिए क्या आपको क्या महसूस होता है, क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो मेरा मानना है हाँ, हमें कैशलेस ही बिताना चाहिए ज़्यादातर। मैं डिजिटल पेमेंट को एक थोड़ा इजी, सावधान और इजी माध्यम समझता हूँ पेमेंट करने का, क्योंकि अब मैं जैसे जाता हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास जो छोटे मोटे अमाउंट्स होते हैं उससे मैं कैश पेमेंट कर सकता हूँ। बट जो बड़े बड़े पेमेंट्स रहते हैं वो मुझे ऑनलाइन करने को ज़्यादा इजी पड़ता है, तो मैं डिजिटल सावधान का ज़्यादा माध्यम से यूज़ करना चाहता हूँ। ऑनलाइन लेन देन की सहूलत अब ज़्यादातर जगहों पर है। ये स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल अदायगी को भी बहुत आसान और ज़्यादा महफूज समझते हैं। फ्रूट चाट बेचते हैं और पेटीएम में चलता है, तो पेटीएम से पैसा पे करते हैं, फ़ोन पे से, भारत पे से ये सब पेमेंट करते हैं। इससे थोड़ा बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है थोड़ा बहुत। बढ़िया हिसाब किताब है इसका, पेमेंट आते के बाद और सीधे खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त इन छोटी ऑनलाइन अदायगियों समेत हमारे मुल्क में हर रोज़ तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के लेन देन हो रहे हैं। गुज़िश्ता मार्च के महीने में यूपीआई लेन देन तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसकी वजह से मुल्क में सहूलत भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। आईपीएल 2022 में आज पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा। दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला काफ़ी अहम है। आईपीएल में पहली बार डेब्यू करने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत मिली है। वहीं 8 मुकाबले खेल चुकी पंजाब किंग्स के खाते में 4 जीत और 4 हार हैं। दोनों ही टीमों की कोशिश इस मैच में जीत दर्ज करके अपनी पोजीशन मजबूत करने की होगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।